हेलो। 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 नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। टारगेट एपीपीएससी के इस लाइव चैनल के साथ आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस में किसी भी प्रकार का कोई इशू आ रहा है? क्या आप लोगों को बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रहा है इसमें? अगर बैकग्राउंड साउंड का इशू आ रहा है तो वो भी बता दीजिए। और साथ ही साथ में मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है, जैसा कि आप लोग जूम के साथ में मेरे साथ लाइव जुड़े होते हैं, लाइव लगातार आप जुड़े हैं, जूम मीटिंग हम करते हैं। यह पहला सेशन हमारा यूट्यूब के माध्यम से सीधा हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोगों की कमेंट मेरे सामने ओपन है, पूरा सारी स्क्रीन पर सारी चीज़ें मुझे दिखाई देगी। कोई भी आपका इशू रहे तो जरूर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग। काफ़ी इंतज़ार करवाए आप लोगों से, क्योंकि मैं एक व्यवस्था में लगा हुआ था, वो आप लोगों के लिए ही, कि सारी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। और यथासंभव लगभग हमारा 70 to 80% प्रॉब्लम तो रिजोल्व हो चुका है। कुछ और कमियां हैं तो उसको भी जल्दी से हम रिजोल्व करेंगे, ठीक है। तो वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी, बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोग आप लोग बताएंगे मुझे। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और वह टॉपिक जो कि आपका पिछली क्लास से ही जुड़ा हुआ रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वाली क्लास में के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे इस चैनल पर। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर इकोनॉमिक्स से संबंधित आपको कुछ वीडियोस अपलोड होते हुए नजर आएंगे। लेक्चर 2 से वहां पर आपको मिलेंगे और लेक्चर 2 से लगभग लेक्चर 6 तक के वीडियो आपको देखने को मिलेगा। वहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप वो वीडियो देखेंगे तो आज की क्लास का महत्व भी आपको नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि आप पुरानी क्लासेस को देखें, उसके साथ इस क्लास को इंटरलिंक करें, ठीक है। तो बिना समय को जाए किए हम सीधा टॉपिक की शुरुआत करेंगे। काफी 1 घंटे तक लगभग हम इस क्लास को लेंगे। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे 20, 40, 60 ऐसा मिनट का कुछ सेशन होगा। जूम मीटिंग के जैसा 40 मिनट का सेशन नहीं होने वाला है। लगातार हम 1 घंटे तक इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक आपके सामने मेंशन कर रखा है मैंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, या बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत हमें इसे देखना है। क्या क्या चीजें इसमें हम कवर करेंगे, उन सारी बातों की चर्चा करेंगे एक चार्ट के माध्यम से। पहले चार्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा, और अगर आपको कहीं पर भी कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके हर प्रश्न के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन जब टॉपिक चल रहा होगा मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपके कमेंट लूंगा। कोई इश्यू होगा तो मुझे बताइएगा, हम रिपीट समझेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिएगा, हो सकता है कि क्वालिटी को लेकर हमारे साथ में कोई इशू आ जाता है, क्योंकि अभी नई नई शुरुआत है आप लोगों के साथ में। व्हाइट बोर्ड का मैं इस्तेमाल करता हूं, मार्कर होता है हमारे पास में, इसी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीजों को समझाने के तरीके में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह आपको नहीं करना होगा, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं तो सब चीजें मैं ऐसा एकदम बेसिकली इकोनॉमी को कैसे पढ़ा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा कोट करके पढ़ा जाता है, ठीक है। और इस क्लास के बाद हमारी एक और क्लास होगी जिसमें हम आंसर राइटिंग करेंगे, और लगभग आपके कॉपी का ब्लूप्रिंट आ चुका है। जो हमने एक उम्मीद बना के रखी थी उस प्रकार का नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वो भी लाइव इंटरेक्शन के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, ठीक है। स्क्रीन भी सही साथ एकदम, चीजें भी क्लियर दिखाई दे रही जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूं। इसको मैं बड़ी स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आपके सारी चीजें मैं देख पाऊं यहां से। चलिए, ओके। चलिए, हाँ, पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। एकदम सारी चीज एकदम यथावत है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, वॉइस में भी कोई इशू नहीं है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई का एक चार्ट यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे कि किस प्रकार की चीजें इसमें देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि आरबीआई आखिर इसका इतिहास यानी कि इसकी पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि में हमें मेनली इसमें बात की जाती है आरबीआई के गठन की। आखिर इसका इतिहास कैसा रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। उसके पश्चात
आरबीआई के अंतर्गत हम देखेंगे कि आरबीआई की आखिर ये संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। संरचना की बात करने के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नजर आता है आरबीआई का, वो होगा इसके कार्य। वर्क को दो वर्गों में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। आरबीआई के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है इसका विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य यानी कि कैसे वित्तीय संरचना को डेवलप करना है, उससे संबंधित जो भी कार्य होंगे उसे विकासात्मक कार्य के अंतर्गत रखेंगे। और एक ये जो आरबीआई होता है, मैं आपको बतलाऊंगा कि यह आपका सेंट्रल बैंक के रूप में वर्क करता है, यानी कि केंद्रीय बैंक होता है। तो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। एक हो जाएगा विकासात्मक कार्य और एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। इसके बाद आरबीआई अगर कोई रिपोर्ट जारी करता है तो उस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। हमारा मेन आज का जो मोटो होगा, क्योंकि केंद्रीय बैंक के विकासात्मक कार्य जब पढ़ेंगे तो यहां पर आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है। आप सोच रहे होंगे सर ये आरबीआई तो हमारे सिलेबस में लिखा ही नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो भी स्पष्ट कर लीजिए। यहां पर जब केंद्रीय बैंक के विकासात्मक कार्य के साथ में जब हम केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के कार्य देखेंगे तो यहां पर एक कार्य नजर आएगा जिसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है यहां पर, जो आरबीआई उसको डिफाइन करता है, उसका रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्यों करता है ऐसा, तो मॉनेटरी पॉलिसी हमें पढ़ना होता है आरबीआई का जो केंद्रीय बैंक के रूप में वर्क होता है उसके आधार पर। तो वे उस टॉपिक से आपको इंटरलिंक कर देंगे हम, और इंटरलिंक करके सीधा हम जंप कर जाएंगे किस टॉपिक पर, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। लेकिन एक ओवरव्यू लेना होता है हमें, क्योंकि आरबीआई पढ़ना है तो आरबीआई के बारे में आपको जानना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बैकग्राउंड आज की क्लास का, आरबीआई के गठन, संरचना, कार्य और रिपोर्ट। बात करते हैं पृष्ठभूमि का। लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो वहां पर मैंने पूरी बैंकिंग प्रणाली का किस प्रकार से विकास क्रम दिखाई देता है, जहां पर ना केवल हमने आरबीआई की बात की थी, वहां पर मैंने आपको एसबीआई का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है वो भी बात किया था। एक बात यहां पर एक शब्द आता है राष्ट्रीयकरण। पिछली क्लास में भी राष्ट्रीयकरण वाला शब्द मैंने मेंशन किया था, इस क्लास में भी राष्ट्रीयकरण को पहले स्पष्ट कर देता हूं कि राष्ट्रीयकरण आखिर होता क्या है, फिर आगे हम देखेंगे। जैसे कि राष्ट्रीयकरण अगर शब्द की बात की जाए, इसको मैं रफ करता हूं यहां थोड़ा, तो ये आप बना लीजिए इस चार्ट को पहले। तो चार्ट को बनाने के बाद मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगा कि आखिर आपका जो आरबीआई होता है, ये आरबीआई का क्या राष्ट्रीयकरण हुआ है या नहीं हुआ है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये राष्ट्रीयकरण शब्द क्या होता है ये समझ लीजिए। ओरली अगर सुनना चाहे तो राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि जब किसी भी संस्था का निर्माण निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और उस पर जो ओनरशिप होता है, यानी कि उस पर स्वामित्व होता है, वह निजी कंपनियों का होता है या निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। तो इस प्रकार की संस्था को प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं आप लोग, ठीक है। और यदि इस प्राइवेट कंपनी के सारे शेयर 100% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर किसी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खरीद लेती है तो उसे कहा जाता है कि निजी कंपनी का क्या हो गया, सरकारीकरण हो गया, यानी कि इसी को कहा जाता है राष्ट्रीयकरण। बात स्पष्ट हुई। यानी कि मैंने कहा कि जब भी आप बात करते हैं राष्ट्रीयकरण का, तो राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हो रहा है कि कोई निजी कंपनी, निजी संस्था के संपूर्ण शेयर किसी सरकार के पास आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि उस कंपनी का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण। क्लियर हुआ ये शब्द, क्योंकि यहां पर आरबीआई के बारे में बात करूंगा कि इसका भी राष्ट्रीयकरण होता है, क्योंकि यह पहले किसी निजी लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था, ठीक है। तो उस संदर्भ में राष्ट्रीयकरण का शब्द आपको स्पष्ट हो चला होगा कि निजी संस्था का स्वामित्व जब सरकार के पास आ जाता है, निजी कंपनी अपना स्वामित्व सरकार को बेच देती है। जैसे कि पहले हमारे यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल होने के कारण सारी चीजें कहां थी, एक कंपनी की थी।
कंपनी के अधीन सारी चीजें रेगुलेट हो रही थी। तो जब यहां से ब्रिटिश लोग चले गए तो वैसी परिस्थिति में जो भी निजी संस्थाएं या निजी व्यक्तियों के हाथ में जो भी संस्थाएं थी वो सारी संस्थाएं भारत को सौंप कर चले गए, यानी कि अब गवर्नमेंट का उस पर ज्यादा मेन रेगुलेशन और कंट्रोल का काम हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया ही कहा जाता है। निजी संस्था निजी हाथों से हटकर सरकारी हाथों में पहुंच जाती है, वह संस्था और सरकारी कंपनी बन जाती है, उसी प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि यह शब्दावली आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अब आरबीआई के इतिहास की बात करते हैं। आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने सिर्फ इतना बताया था कि बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर स्वीडन में हुई थी, ठीक है। वहां पर एक बैंक का नाम भी मैंने मेंशन किया था, पिछली क्लास में आप देख पाएंगे उसे। उसके बाद हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संदर्भ में 3 बैंकों के नाम मैंने मेनली स्पष्ट किया था जो कि इंपीरियल बैंक के नाम से थे। इंपीरियल बैंक ऑफ कोलकाता, बंबई और मद्रास। बंबई, कोलकाता, मद्रास, यानी कि 3 आपकी बैंक थी जो कि इंपीरियल बैंक के नाम से नहीं जाना चाहता था। और 1806, 1840 और 1843, यानी कि 1806, 1843 और 1840 आपका 3 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, ठीक है, एक 40 और 43। और फिर यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक कमीशन, चैम्बरलिन कमीशन बनता है आपका 1914 में। ये बातें, सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये ऑलरेडी करवा चुका हूं, पिछली क्लास आप देखिएगा, बस ऑरली एक कनेक्ट कर रहा हूं इससे, ठीक है। तो देखिएगा, फिर से सुनिएगा। बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ कोलकाता, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास और मुंबई, ठीक है। सबसे ऊपर चलते कोलकाता, फिर मुंबई, फिर मद्रास, इस क्रम में आपसे। तो सबसे ऊपर क्या है? कोलकाता। अगर अक्षांशीय स्थिति देखेंगे आप तो सबसे ऊपर आपका कलकत्ता, उसके बाद में आपका बंबई, बंबई बोला जाता है ना, मुंबई अब बोला जाता है, फिर आपका जाएगा मद्रास। तो यहां पर देखेंगे तो 1806 में किसका गठन होता है आपका? 1806 इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद में आप देखेंगे तो इंपीरियल बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना होती है 1840 में। उसके बाद 1843 में स्थापना होती है आपकी इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास। इन सभी तीनों बैंकों को आपस में मिलाने का जो ये बात जिन्होंने उठाई थी, तो वो उसके लिए एक ब्रिटेन में एक कमीशन बना था जिसे बोला जाता था चैम्बरलिन कमीशन, जिसका गठन किया था 1914 में। 1914 में ये चैम्बरलिन कमीशन ने सिफारिश की थी। सिफारिश करने के बाद एक तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है, और वह किया जाएगा आपका 1921 में, 1921 में। अब 1921 के समय की बात करें, इसके बाद बारी आती है आपका कि 1926 में कमीशन बनाया गया था। अब यहां से आपके आरबीआई की बात शुरू हो जाती है, ठीक है। यहां से देखिएगा, सारी बातें हो गई है एक बैंकिंग प्रणाली के बारे में। अब आरबीआई के बारे में बात करते हैं। 1926 में एक कमीशन का निर्माण किया जाता है जिसे कहा जाता है शाही आयोग। शाही आयोग यानी कि रॉयल कमीशन। शाही आयोग का गठन क्यों किया जाता है? कि उनको एक बात की सिफारिश करना थी, यानी कि एक बात पर विचार करके सिफारिश देना था कि भारत के क्षेत्र में एक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी संस्था होना चाहिए जो केंद्रीय बैंक के रूप में हो। केंद्रीय बैंक के गठन की बात की इन्होंने। आज हम देखेंगे कार्य के बारे में कि केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य क्या है। आखिर इसे केंद्रीय बैंक बनाने का जिम्मा उठाया किसने था? तो रॉयल कमीशन, जिसका गठन होता है 1926 में, और रॉयल कमीशन ने क्या किया? सिफारिश किया था कि केंद्रीय बैंक का गठन हो। इन्हीं शाही आयोग यानी कि रॉयल कमीशन की सिफारिश को मानते हुए, रॉयल कमीशन की सिफारिश को मानते हुए एक एक्ट लाया जाएगा। और एक्ट कब लाया जाएगा? 1934 में। 1934 में इनकी सिफारिश को मानते हुए आरबीआई एक्ट लाया जाता है। कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। कौन सा एक्ट बोलेंगे आप? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा? 1934 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम क्या था? आरबीआई एक्ट 1934। ये तो एक्ट बना, अभी गठन नहीं हुआ है केंद्रीय बैंक का। केंद्रीय बैंक के रूप में अभी आरबीआई का गठन नहीं हुआ। अभी तो क्या किया हमने? एक एक्ट बनाया है। अब इस एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 का केंद्रीय बैंक के रूप में
केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का गठन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का गठन कब हुआ, तो आपके पास अब इसका आंसर मिल गया है 1 अप्रैल 1935। तो 1935 1 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है, किसकी? आरबीआई की। किस रूप में होती है? तो कहेंगे आप एक सेंट्रल बैंक के रूप में। इस सेंट्रल बैंक को बनाने की सिफारिश, ठीक है, सजेशन इसके बारे में किसने दिया था? तो वो था शाही आयोग। इस शाही आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 में। और 1926 में इस आयोग का गठन हुआ तो इसने एक एक्ट पारित करवाने की बात कही, तो इसमें एक एक्ट पारित होता है 1934 में। नाम भी उसका होता है आरबीआई एक्ट 1934। इस बात को नोट कीजिए, फिर इसके बारे में आगे हम देखेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। किसी को कोई इश्यू है तो बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट यहां पर देख रहा हूं मैं। बाकी अपने मित्र है तो लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिएगा, आरबीआई का गठन हो गया। आरबीआई का गठन करने के साथ इसका मुख्यालय बनाया जाएगा। जब आरबीआई का गठन हो गया तो इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय, कहां बनाया गया? कोलकाता। अब कलकत्ता बोलते हैं, पहले कोलकाता बोला जाता था। हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? कोलकाता में। कितने साल तक के लिए बना? बस सिर्फ 2 ईयर के लिए। 2 ईयर तक के लिए बना। इसका मतलब यह 1937 तक रहेगा और 1937 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां पर? 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बंबई। तो अब आरबीआई का आप अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो अब वर्तमान में कहां? आपका बंबई में। यहां तक चीजें स्पष्ट है। मुंबई में इसका मुख्यालय 1937 में वहां पर स्थापित कर दिया गया। और उसके बाद आगे की और हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आगे और प्रक्रिया की बात करेंगे तो 1947 में भारत देश आजाद होता है अंग्रेजों से। यहां पर हमें आजादी मिलती है और आजादी मिलने के क्रम में आपको पता होगा कि जो आरबीआई अधिनियम, ये आरबीआई एक्ट से आरबीआई का गठन हो रहा है, इसमें जितने भी शेयर धारक हैं वो सभी कौन है? प्राइवेट, पब्लिक है, यानी कि निजी लोग इसमें हिस्सेदारी है, उनके ही शेयर है, यानी कि यह किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था नहीं है, ठीक है। इसका जब गठन हुआ तो इसमें शेयर धारक थे प्राइवेट लोग, ठीक है। तो शेयर धारक थे तो ये आरबीआई का गठन हो जाता है। तो जब भारत को आजादी मिलती है तो उसी के साथ 1949 में, कब? 1949 में आरबीआई का क्या हो जाता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपका? 1949 में। तो ये बात भी स्पष्ट आप लोगों को नोट कर लीजिए से, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हो गया आपका कब? 1949। डेट अगर आपको याद रखना है तो 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी इसका डेट, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है किसका? आरबीआई का। ये सारी बात नोट कीजिए। ये आपकी हो जाती है पृष्ठभूमि जो कि आरबीआई के लिए आवश्यक है। चलिए, अब ये बताइएगा कि जब इसका गठन हो गया आरबीआई का, तो इसके सबसे पहले गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? ठीक है, ये सारी बातें मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आरबीआई का गठन हुआ 1935 के समय 1 अप्रैल। तो इस समय गवर्नर कौन था? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर
ऑसबॉर्न स्मिथ, ये कौन थे? प्रथम गवर्नर। एक व्यक्ति का नाम आता है, आपने सुना होगा कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा है उनका गवर्नर के तौर पर, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, वेरी गुड, सही बताया आपने निर्मला जी। ऑसबॉर्न स्मिथ है इसके पहले गवर्नर। और इसके बाद एक व्यक्ति का नाम अगर आपको पता तो बताइएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल किन व्यक्ति का रहा है या किसका रहा है सबसे लंबा कार्यकाल, जो कि आरबीआई के गवर्नर के तौर पर देखा जाता है, तो वह व्यक्ति कौन है? 1948 से 1957 तक वह रहे थे बेनेगल रामाराव। कौन थे? बेनेगल रामाराव। सबसे लंबे कार्यकाल, ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर बेनेगल रामाराव। कब से कब तक रहे? 1948 से 1957 तक। इस दौरान ये क्या रहे थे? गवर्नर। उसके बाद यहां से बात की जाए कि जब भारत का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, तो यहां पर हम बात करते हैं कि प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर, तो सर देशमुख यानी कि सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख का नाम आता है, जो प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो इन व्यक्ति का भी आप नोट कर लीजिएगा नाम, ठीक है। अच्छा, भारत में अगर आप बात करें कि ये बैंकिंग प्रणाली के बारे में सबसे पहले अंबेडकर जी ने ये बात उठाई थी कि एक बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, तो उन अंबेडकर की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने सबसे पहले इसी बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की बात की थी भारतीय संदर्भ में? तो उनके बुक का नाम आप याद रखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। क्या बुक थी उनकी? द प्रॉब्लम, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ऑफ रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये किनकी पुस्तक है? अंबेडकर साहब की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बैंकिंग सिस्टम से संबंधित ये बुक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की बात की थी सर्वप्रथम, ठीक है। अब वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? कोई बताना चाहेंगे? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, बताइए। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, बताइए जल्दी से, आप लोगों का कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं। क्या बात है, शक्तिकांत दास, एक साथ 2 कमेंट, ठीक है। दिल पर पत्थर रखकर तो नहीं बोल रहे हैं कि गलत ना हो जाए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे भी, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है आपके आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास। चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़े अब यहां पर मैं आपको, अब जो बैंकिंग प्रणाली सिस्टम है हम कल तो पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण, तो वहां पर देखेंगे, बाकी आज आरबीआई को ही कवर करेंगे हम लोग। अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। आरबीआई की संरचना बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां से डायरेक्ट आपका एमपीपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। एमपीपीएससी यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीआई की संरचना, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाने की प्रवृत्ति रहती है पीएससी की, तो कभी इस प्रकार का प्रश्न बन जाए या फिर आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन बन जाए कि आरबीआई की संरचना में पूर्णकालीन सदस्य कौन कौन होते हैं, उसमें कौन कौन शामिल होता है, कितने सदस्य होते हैं पूर्णकालीन सदस्य, ऐसा प्रश्न आपसे बन जाए, या केंद्रीय बैंक प्रणाली यानी कि संरचना में बात करेंगे तो संरचना के अंतर्गत यहां पर 2 संरचना नजर आती है, एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड के रूप में और एक स्थानीय बोर्ड के रूप में। तो उसी की बात करेंगे। यहां पर लिखेंगे कि आरबीआई का जो स्ट्रक्चर होता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड और एक होगा स्थानीय बोर्ड।
जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, देखिए स्थानीय बोर्ड, ठीक है, स्थानीय बोर्ड भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो चार आपको मेनली मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, मद्रास में। ये चार आपके स्थानीय बोर्ड, यानी कि चार आपके यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधि बोर्ड बोला जाता है इसे, जो कि आपका मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पूर्णकालिक निदेशक और अंशकालिक निदेशक होते हैं, ठीक है, पूर्णकालिक और अंशकालिक। तो यहां पर एक गवर्नर और एक उप गवर्नर केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अंतर्गत देखिएगा। एक आपका होता है गवर्नर और चार होते हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर, यानी कि डिप्टी गवर्नर। क्लियर हुआ? और 10 व्यक्ति ऐसे रहेंगे जो सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, सरकार के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, ठीक है, जो अर्थशास्त्री में 10 सदस्य या सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। क्लियर हुआ? इसके बाद 4 सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे? चारों स्थानीय निदेशक बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है, और 2 प्रतिनिधि होते हैं। टोटल मेंबर देखिए कितने हो गए, 1 4 10। 1 4 10 के बाद आपको मिलेगा यहां पर 1 4 10, यानी कि ये तो हो गए 19 आपके, सॉरी 1 4 10, उसके बाद में एक और 4 हो जाएगा तो 19 हो जाएंगे, और 2 प्रतिनिधि रहेंगे। और ये जो 10 मैंने आपको बताया सरकार के द्वारा जो नामित होते हैं, ये नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, ये नॉमिनेट वाले हैं। ये 10 ये जो है आपका नॉमिनेट यानी कि नामित होते हैं, ठीक है, और अर्थशास्त्री होते हैं। ये नीचे आपको दिख रहा है, अगर नोट करूंगा मैं अर्थशास्त्री दिखेगा आपको, यहां पे देखिएगा ये कौन होता है आपके अर्थशास्त्री। क्लियर हुआ? तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड में टोटल मेंबर कितने हो गए? 21। कई बुक में आपको 20 दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर कई बार एक प्रतिनिधि बता दिया जाता है, लेकिन यहां पर प्रतिनिधि कितने? 2 है, ठीक है, 2 प्रतिनिधि, 4 ऐसे सदस्य जो 4 स्थानीय बोर्ड है आपके, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास। ये 4 जो आपके स्थानीय निदेशक बोर्ड हैं, इन 4 स्थानीय निदेशक बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन आपके केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्य माने जाते हैं। और ये जो डिप्टी गवर्नर और गवर्नर होते हैं, यह पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं, यह आपके क्या होंगे? पूर्णकालिक सदस्य। ये नोट कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे मुझे, या फिर आप लोग क्लास के बाद भी सर्च कर सकते हैं कि अभी एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर कौन से हैं, ये आपको नाम आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। अब जो यहां पर स्थानीय बोर्ड लिखा हुआ है, तो स्थानीय बोर्ड का सिर्फ नाम मेंशन करेंगे यहां पर। एक होते हैं आपके दिल्ली में, मुंबई, बंबई लिखेंगे इसको, ठीक है, या मुंबई भी लिख सकते हैं आप, कोलकाता और चेन्नई, इसी को मद्रास बोला जाता था। नोट कीजिए इसे, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, जहां पर मैंने 21 सदस्यों के वर्गीकरण को यहां पर स्पष्ट किया है, ठीक है। ये जो 2 प्रतिनिधि जो बताए ना इसमें, ये सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। और जो 10 जो निदेशक नियुक्त करने की बात की गई है, नॉमिनेट करने की बात की गई है, ये अलग अलग क्षेत्रों के अर्थशास्त्री होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा, स्थानीय बोर्ड का काम क्या होता है, क्यों बनाया गया है? तो इसका मेन काम अगर आप जानना चाहें तो बस इसको यह सलाह देने का काम करता है। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय निदेशक बोर्ड को सलाह देने का कार्य करते हैं। यह बात आप नोट कर लीजिए। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। इसके बाद सीधा हम इसके एक कार्यों पर आएंगे और कार्य ही सबसे ज्यादा इससे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं संरचना से फिर। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, अदरवाइज हम आगे मूव कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है, और कार्य में ही आपका मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का अलग सेक्शन रख लेंगे, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी समझना रहेगा, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीज़ों को हमें समझना होता है कि कौन सी चीज़ें हम क्वालिटेटिव में रखें और कौन चीज़ों को हम क्वालिटेटिव में रखें। मात्रा में परिवर्तन करना है या फिर गुण में परिवर्तन करना है, उससे संबंधित मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करती है आरबीआई। उसके लिए मौद्रिक नीति समिति भी बनता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन मेंबर है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम रिजर्व बैंक तक सारी चीजें केंद्रित करके रखते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा चीजें आसान होगी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं, एक होता है आपका केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, और दूसरा है आपका विकासात्मक कार्य। ठीक है, अब मैं सिर्फ यहां पर अभी हेडिंग लिखूंगा, एक एक को विस्तार से समझेंगे। पेन में चेंज कर लेता हूं, मेरे पास एक और पेन है अभी। तो देखिएगा यहां पर हम कई सारी चीजें देखेंगे, लेकिन एक एक करके पहले तो सिर्फ हेडिंग मेंशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम देख लेंगे कि और भी इसके कौन से और कार्य है जिसको हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके मैं मेंशन करूंगा। केंद्रीय बैंक के रूप में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, बैंकों के बैंकर के रूप में, हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा सरकार के बैंकर के रूप में। ठीक है, तीसरा लिखिएगा इसमें केंद्रीय बैंक के रूप में, या फिर ऐसा लिखिए यहां पर मुद्रा के निर्गमन, मतलब इशू ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करने की जिम्मेदारी भी इसकी होगी, मुद्रा के निर्गमन के रूप में। ठीक है, चौथा लिखिएगा मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के नियमन एवं नियंत्रण के रूप में। आ गया आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को विस्तार से पढ़ना है, शायद इसके नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर दिखाई दे रहा तो और पॉइंट भी इसमें मेंशन कर देते हैं। ठीक है, मुझे ही यहाँ मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब मोबाइल में कुछ ऊपर और कुछ नीचे भी दिखाई देता आपको। ठीक है, चलिए दिख रहा है नीचे भी। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट और आ जाएंगे लगभग इसमें, इतना स्पेस है शायद। तो फिर लिखेंगे हम इसमें भारतीय बैंकों का नियमन करता है। ठीक है, भारतीय बैंकों का नियमन करता है, यहां पे लिखिएगा भारतीय बैंकों का नियमन करता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, छठा बिंदु, कोष को बनाए रखता है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के या फिर आरक्षित मुद्रा को यहां पर बनाए रखता है, विदेशी मुद्रा
भंडार को संरक्षित रखता है। ये नोट कीजिए। और भी इसमें कई पॉइंट अभी जो केंद्रीय बैंक के रूप में, एक एक पॉइंट हम विस्तार से देखेंगे। शायद इसके नीचे अब स्पेस नहीं है, स्पेस तो है मेरे पास लेकिन आप लोगों के पास नहीं है, दिखाई नहीं देगा इसके नीचे। चलिए, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, डाउट वाली चीज़ें तो बस पढ़े जा रहे हैं बस ऐसे ही। ठीक है, चीज़ें काफ़ी अच्छी आएगी इसमें। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँ आप लोगों से कि यह वित्तीय प्रणाली का विनियमन या पर्यवेक्षण करता है। अब वित्तीय प्रणाली का यह रेगुलेशन करेगा और सुपरविजन करेगा, यानी कि विनियमन और पर्यवेक्षण करेगा। तो ये कार्य भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपका यह भारतीय बैंकों का नियमन में आ जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर लेता हूं, 7 नंबर का पॉइंट, कि वित्तीय प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम का क्या करता है, रेगुलेशन और सुपरविजन। ये दोनों चीजें भी यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं इसके केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यों में। कई सारे और भी कार्य निकल कर आ जाते हैं, लेकिन हम मेन कार्य कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में भी मेंशन करना है। ठीक है। अच्छा, एक और काम जब आगे पढ़ेंगे तो ये जो बैंकों के बैंकर के रूप में हमने लिखा है, तो ये अंतिम रूप से ऋणदाता देता है, अंतिम रूप से ऋणदाता होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता, मरते को तो तिनका का सहारा भी मिल जाए तो वो ले लेगा, उस पर सवार होकर नदी को पार कर लेंगे। सेम ऐसे ही जब कोई बैंक डूबने की स्थिति में होती है तो उसको एक ओवरनाइट का भी लोन देती है आरबीआई, जिसकी ब्याज दर काफी उच्च होती है। लेकिन मरता क्या ना करता ये स्थिति आ जाती है, तो वैसी स्थिति में उसे उस एनडीटीएल का 1%, ठीक है, एनडीटीएल क्या होता है, सारी चीजें शायद पिछली क्लास में नहीं बताई, तो यहां पर अपन मेंशन करेंगे उसको, सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी आएगा वो। मॉनेटरी पॉलिसी में मेनली उन चीजों को देखा जाता है, एनडीटीएल क्या होता है, ठीक है, आपकी सावधि जमा क्या होती है, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, सब चीजें देखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो यहां तक आपने नोट कर लिया। विकासात्मक कार्य को भी लिख लेता हूं सिर्फ, फिर एक एक करके यहां से समझेंगे बैंकों के बैंकर के रूप में। तो विकासात्मक कार्यों में लिखिए सबसे पहले यहां पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना। इसके बाद वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, समावेशन का विस्तार करना। एक्सपेंड ऑफ फाइनेंशियल, आपका इंक्लूजन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूसिव या इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। वित्तीय समावेशन के साथ में आपका समावेशी विकास हो जाता है, विस्तार करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण सुविधा की गाइडलाइन, यानी कि गाइडलाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे, दिशा निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण सुविधा का दिशा निर्देश। ठीक है, नोट कीजिए इनको जल्दी से, फिर एक एक करके विस्तार से देखेंगे इनको। मॉडर्न वित्तीय व्यवस्था को मॉडर्न करना, यानी कि वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, यह भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। और आखिरी बिंदु हो जाएगा आपका 5 नंबर का, पब्लिक में सेविंग पावर को जनरेट करना, यानी कि
मनी को सेविंग करने की प्रवृत्ति को डेवलप करना है, यह भी विकासात्मक कार्य हो जाता है। तो लोगों में बचत प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना, टू प्रमोट सेविंग नेचर इन पब्लिक डोमेन। कीजिए नोट इनको। एक एक करके देखेंगे हम लोग। बैंकों के बैंकर के रूप में ऐसा कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जब हम आगे पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी तो ये शब्द वहां पर आएगा, लेकिन यहां पर ये शब्द आया है तो यहां पर भी देखेंगे। ये सारी चीजें कहां पर रिपीट होगी आपकी? ये सारी चीजें आपकी रिपीट होगी आगे चलकर देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन यहां पर भी हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको यहां से स्किप कर दें। चलिए, सारी पॉइंट्स हमारे सामने हैं। बैंकों के बैंकर के रूप में यहां पर कहा गया है। शॉर्ट में आप मेंशन करें, क्योंकि मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी को उतार तो नहीं देंगे यहां पर आप, काफी बड़ा विस्तारित रूप है वो। तो बैंकों के बैंकर के रूप में कहा, इसका मतलब बैंकों की यह एक प्रकार से ऋण सुविधा देता है। बैंकों को यह दिवालिया होने से बचाने का प्रयास करता है। यह बैंकों के जोखिम को कम करने का काम करता है। देखिएगा, एक एक पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं। जैसे कि बैंकों के बैंकर के रूप में 1.1 में हो जाएगा, बैंकों के जोखिम को कम करता है। कैसे करता है कम? आपके अंदर यह प्रश्न आना चाहिए आपके मन में कि कैसे यह जोखिम को कम करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बात आएगी, लेकिन मैं यहां पर स्पष्ट करूंगा आपको कि कैसे जोखिम को कम करता है। आपको पता होगा, जैसे कि कोई ये बैंक है, जैसे कि मैं एसबीआई का उदाहरण ले लेते हैं। एसबीआई एक बैंक है और ये आपका आरबीआई हो गया। क्लियर है? अब क्या होता है कि जैसे कि कोई पब्लिक है, इन्होंने जाकर यहां पर क्या किए, 100 रुपए जमा किए। इस व्यक्ति ने एसबीआई में जाकर क्या कर दिया, 100 रुपए जमा किए, जिसके बदले में एसबीआई इसको क्या देगा, ब्याज देंगे, ब्याज देगा ना। तो ऐसी स्थिति में ये एसबीआई क्या करेगा, किसी अन्य पर्सन को 100 रुपए देगा और उससे ब्याज लेगा। ठीक है? और यह प्रवृत्ति कैसी होगी, यहां पर ब्याज की दर कम होगी और दूसरे से लेने की ब्याज की दर उच्च होगी, तभी तो एसबीआई किसी बैंक की कमाई हो पाएगी। तो किसी को कम ब्याज देना और किसी से ज्यादा ब्याज ले लेना। अब मुझे यह बताना है, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जोखिम को कैसे कम करता है। 100 रुपए जमा किए, अगर 100 ही रुपए बैंक के पास में आए तो यह 100 रुपए किसी को नहीं दे सकता है। ऐसा नियम में है ही नहीं कि 100 रुपए इसके पास रखें, आए कहीं से तो 100 रुपए आगे चला देंगे, नहीं। ये जितना इसने यहां पर जमा किए, इसका 10% लगभग, मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं ऐसा कि जैसे कि मान लिया जाए कि 10% क्या करना है, इसको अपने पास बचा के रखना है। कुछ भी परसेंट जो जिसका क्राइटेरिया होता है, एसआरआर, सीआरआर, आप पढ़ते हैं इस चीजों को, लेकिन मैंने कहा कि कुछ पैसा यह अपने पास बचाकर रखेगा और कुछ पैसा यह किसको दे देगा, कुछ परसेंट किसको दे देगा, आरबीआई को। कुछ परसेंट तो स्वयं के पास रखा और कुछ पैसा किसको दे दिया, आरबीआई को। उसके बाद बचे हुए पैसे को ही यह क्या देगा, बचे पैसे को अन्य को ऋण के रूप में देगा, लोन के रूप में। इससे क्या होगा कि कल को यदि किसी अन्य को पैसे दिए, उसे ले लिया, लेकिन जिसने यहां पर जमा किया तो सारे लोगों ने एक साथ पैसा निकाल लिया माना कि, तो ऐसी स्थिति में बैंक तो घाटे में आ जाएगी। और जब बैंक घाटे में आएगी तब आरबीआई के पास उसका कुछ पैसा जमा है, यहां पर आरबीआई का पैसा जमा ना आरबीआई के पास में, एसएलआर, सीआरआर के रूप में। ठीक है? ये शब्द मैं सिर्फ बोल रहा हूं। आपका तरलता समायोजन, यहां पर आप देखेंगे सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक यानी कि एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात होता है, एक होता है सीआरआर। ठीक है? कैश रिजर्व रेशियो।
तो कैश अपने पास रखना होता है, ये स्वयं के पास होता है, ये CRR होता है, और आरबीआई के पास रखना होता है वो SLR होता है। बाकी विस्तार से हम कहां देखेंगे इसको, मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी में सारी चीज बताऊंगा मैं कि कितना परसेंट है CRR और कितना परसेंट है SLR, और किसे करेंसी के रूप में रखा जाता है, किसे गोल्ड के रूप में रखा जाता है, किसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। ये सारी चीजें, ये शब्दावली जो मैं बोल रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको सुनते हुए चलना है कि ये चीजें ऐसी है जो आरबीआई, जो किसी भी बैंक के जोखिम को कम करता है। ये रूल्स बना रखे हैं आरबीआई ने, तो यहां पर हमने लिखा है कि बैंकों के जोखिम को कम करता है। बस इतना पॉइंट भी लिख देंगे तो आपकी ये बात पूर्ण हो जाती है कि बैंकों के बैंकर के रूप में कैसे काम करता है। बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, बैंकों को दिवालिया होने से बचाता है। यहां पर आप अगला पॉइंट, इसको मैं रफ करूंगा यहां से, चलिए। अब यहां पर लिखा है 1.2 में लिखेंगे हम कि बैंकों को दिवालिया होने से बचाता है। कैसे बचाता है, तो इसके लिए हम आगे चलकर बात करेंगे कि कौन सा लोन देता है। तो एनडीटीएल का 1%, एनडीटीएल का 1% ऋण उपलब्ध करवाता है, और ये 1% का जो ऋण होता है ये ओवरनाइट लोन होता है, एक रात के लिए मिलता है सिर्फ, ये ओवरनाइट लोन कहा जाता है इसे, और इसकी ब्याज दर काफी उच्च होती है, ब्याज दर काफी हाई होती है। सबसे उच्च ब्याज दर वाला ये लोन होता है एनडीटीएल का 1%। ये एनडीटीएल क्या होता है, ये शब्द आ रहा है यहां पर, बस इतना समझ लीजिए अभी एनडीटीएल, बाकी आगे विस्तार से देखेंगे। बैंक, किसी बैंक में किसी ने कुछ पैसा जमा किया, उसके बदले उसको वो ब्याज देगा, और मैंने जब बैंक के पास में पैसा आ गया तो मैंने किसी को लोन दे दिया, तो उससे मैंने ब्याज ले लिया, तो उससे जो ब्याज लिया उसी में से निकालकर मैंने किसी दूसरे को ब्याज दे दिया। अब मेरी कमाई कितनी हुई, जैसे किसी ने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने उसको 10% का ब्याज देकर 110 रुपए लौटा दिए, और जब ये 100 रुपए मेरे पास आए थे तो मैंने ऐसे व्यक्ति को दिए थे जो मुझे रिटर्न ब्याज दर में 15% दे देगा। तो 115 मेरे पास आए, 110 मैंने किसी को दिए, कमाई हुई मेरी कितनी, 5 रुपए की। तो ये 5 रुपए ही क्या है उसका एनडीटीएल, ये 5 रुपए ही क्या है उसका एनडीटीएल, यानी कि टर्नओवर हो जाएगा उसका। तो इस टर्नओवर के आधार पर ही उससे इसका 1%, ये पर डे चेंज होता है, पर डे टर्नओवर चेंज होता है कि कितना इसका एनडीटीएल है, तो पर डे का, और हर बैंक का अलग अलग एनडीटीएल होता है। ठीक है, एनडीटीएल का फुल फॉर्म आपको बता दिया जाएगा, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी से कहा जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, शुद्ध मांग एवं सावधिक आपका लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, तरलता। ठीक है, तरलता होती है। तो बाकी सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे, तो इतना आप ध्यान रखिएगा, बैंकों को दिवालिया होने से बचाता है, एनडीटीएल का 1% ओवरनाइट लोन के रूप में वह बैंकों को देते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है जल्दी से बता दीजिए, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है और मैं बस बोले चले जा रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसमें कमेंट करके कि यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं। लगभग 48 मिनट का क्लास हो चुका है, 1 आवर में इसको हम ओवर भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने बैंकों के बैंकर के रूप में बता दिया। अब यह सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कैसे काम करता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि सरकार के बैंकर के रूप में कैसे काम करता है। तो सरकार के बैंकर के रूप में जब भी काम करता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि सरकार को जब भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो सरकार को जब भी पैसे की आवश्यकता होती है, यानी कि सरकार के ऋण प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, सरकार के ऋण प्रबंधन का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर इतना मेंशन कर लीजिएगा कि सरकार के ऋण प्रबंधन का कार्य करता है, सरकार के ऋण प्रबंधन का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है मुद्रा के निर्गमन के रूप में। अब मुद्रा के निर्गमन के रूप में कैसे है,
ठीक है। मुद्रा के निर्गमन के रूप में कैसे? मैंने कहा 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर या 5 रुपए से अधिक, 5 रुपए का नोट हो चाहे सिक्का हो, ठीक है, या फिर 5 रुपए के नोट से अधिक की अगर बात करें तो यहां पर मुद्रा के जारी करने का तो पूरा जिम्मा तो किसका है? बस मैं सिग्नेचर की बात कर रहा हूं। 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसमें आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं, उसमें आपका जो वित्त सचिव होते हैं, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के सिक्के पे। 1 रुपए का नोट में, 1 रुपए का जो पहले नोट आया करता था अब तो पूरी तरह से बंद हो चुका है वो, ठीक है। 2 रुपए का नोट भी हुआ करता था। तो यहां पर 5 या 5 से अधिक रुपए के जो नोट होंगे उस पर सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर के होंगे। लेकिन 1 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट को जारी करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? आरबीआई की। और ये किस रूप में जारी करता है? यहां पर एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करता है। इस बात को समझ लीजिए कैसे। आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी कोई, जैसे कि पैसा जारी करना है, पैसा बनाना है, मशीन को तैयार करके पैसे छापने हैं, बोलते हैं ना कि गरीबी को खत्म करना है तो आरबीआई को बोल दीजिए पैसा या नोट ज्यादा छाप देंगे, लोगों को बांट देंगे, इससे गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन क्या यह तरीका सही है या गलत है? मॉनेटरी पॉलिसी में भी समझेंगे। तो आप लोग भी बताइए मुझे, अगर गरीबी को कम करना है तो क्या यह तरीका बेटर होता है क्या? नोट छापकर गरीबों में बांट दीजिए, ऐसा किया जाना चाहिए क्या? अगर किया जाना है तो क्यों किया जाना चाहिए, नहीं क्यों नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, तो बताना है मुझे कि क्यों ऐसे नोट छापकर लोगों में वितरित करके उनकी गरीबी को मुक्त नहीं किया जा सकता है, तो नोट छापने का कार्य क्यों नहीं किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, जो आरबीआई होता है, ये आरबीआई अपने स्टॉक में 200 करोड़ की पूंजी रखता है। क्या करता है? 200 करोड़ की पूंजी। इसे बोला जाता है संरक्षित मुद्रा भंडार। क्या बोला जाता है इसे? संरक्षित मुद्रा भंडार। अब ये जो 200 करोड़ रुपए है इसका भी वर्गीकरण है। 115 करोड़ को अलग कर दीजिए और 115 के बाद में आपका बचता 85 करोड़। जो 115 करोड़ है ये गोल्ड के रूप में होगा। किस रूप में होगा? गोल्ड के रूप में इतना धन होगा 115 करोड़ का गोल्ड के रूप में। बाकी जो 85 करोड़ है ये विदेशी मुद्रा होगी। तो ये कभी भी यह बैलेंस बिगड़ ना जाए, तो इसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। तो आरबीआई संरक्षित मुद्रा भंडार को बनाए रखता है, जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की राशि उसे रखना होती है, जिसमें आप बात करें तो 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में, चाहे वो यूरो हो, येन हो, डॉलर हो, ज्यादातर तो डॉलर ही रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार विदेशी मुद्रा को संरक्षित करता है, वो 85 है और 200 करोड़ में से 115 करोड़ गोल्ड के रूप में संरक्षित रखता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिएगा, यहां पर हमने बैंकों के बैंकर के रूप में देखा, सरकार के बैंकर के रूप में देखा, मुद्रा के निर्गमन के रूप में देखा, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण या नियंत्रण करता है। कल की क्लास में मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, या फिर थोड़ा बैंकिंग के बारे में कुछ और चीजें बतानी है, उसके बाद वो बताने के बाद में आपको मॉनेटरी पॉलिसी, कल की क्लास में तो नहीं, परसों की क्लास से आपका, कल तो टेस्ट रहेगा, मंडे भी नहीं, ट्यूसडे को आपका मॉनेटरी पॉलिसी वाला क्लास आ जाएगा। क्योंकि मंडे को मैं क्लास रखूंगा जो कि आपका बैंकिंग का एक क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, अनुसूचित, गैर अनुसूचित बैंक, सरकारी, ग्रामीण बैंक, शहरी बैंक, इस प्रकार की वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, क्या मूल अंतर पाया जाता है, इस प्रकार की नॉन फाइनेंसिंग फाइनेंस बैंक आपका जो एनबीएफसी होता है। ठीक है, तो सबके बारे में अपन एक वर्गीकरण देखेंगे कल की क्लास में, यानी कि कल यानी कि नेक्स्ट आपका वर्किंग डे वाली क्लास। देखिएगा, भारतीय बैंकों का नियमन करता है। भारतीय बैंकों का नियमन वैसे ही, कुछ बैंक होती है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होती है, कुछ बैंकें होती है जो गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होती है। जो आरबीआई एक्ट 1935, जो आरबीआई एक्ट 1935 है, इस आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में जो भी बैंक्स होती हैं उन बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इस पर नियंत्रण यानी कि रेगुलेशन और कंट्रोल करने का काम होता है आरबीआई का। तो वही बात लिखा है यहां पर कि भारतीय बैंकों का नियमन करता है, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में शामिल जो बैंकें हैं उन बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। कब आपको बाजार में तरलता बनी हुई तो उसके लिए क्या करना है, तरलता कम है ज्यादा है तो उसके लिए क्या करना है, इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है,
फिर लिखा है विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित रहता है, तो मैंने बता दिया आपको 85 करोड़ रुपए जमा करके रखते हैं अपने संरक्षित मुद्रा भंडार के अंतर्गत। और फिर आप देखेंगे वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है, यानी कि वित्तीय प्रणाली में अगर देखा जाए कि बाजार में किस प्रकार की परिस्थिति निर्मित है, तो उसको रेगुलेट करना है, और पहले सुपरविजन करना है, फिर उसको रेगुलेट करना है, रेगुलेट किया तो फिर सुपरविजन भी करना है। यानी कि कोई भी आप चीज क्रियान्वित करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में आपने क्या किया कि आपने, आरबीआई ने क्या किया कि बैंक ज्यादा लोन दे रही है और ज्यादा लोन कम ब्याज दर पर दे रही है, यह ब्याज दर बढ़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह आरबीआई भी जो बैंकों को लोन देती है वो वाला ब्याज बढ़ा देगी, उसे क्या कहा जाएगा वो मैं बताऊंगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से दो शब्दावली होती है, उसे भी हम मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे। तो इसे बढ़ाने घटाने का काम करती है। तो बैंकों को भी ऐसा करना चाहिए कि कब ब्याज दर को हाई करना है, कब लो करना है। तो इस प्रकार सुपरविजन के साथ में रेगुलेशन का काम होता है। यह आरबीआई का 7वें नंबर का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य है। विकासात्मक कार्य मैंने आपको बतलाया है। एक शब्दावली वहां पर मेंशन थी, उसे सुन लीजिए पहले। एक है वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, यानी कि वित्तीय जानकारी सभी व्यक्तियों को हो। जैसे कि घर में आपने देखा होगा कि मम्मियां जो भी होती हैं, अपने घर में देखा होगा कि पैसा एक दाल के डब्बे में, कुछ किस दाल के डब्बे में, किसी शक्कर के डब्बे में, अलग अलग जगह वह पैसे को स्टोर करके रख देती है। क्या वो पैसा रखा हुआ अपना बढ़ जाता है? क्या नहीं बढ़ता है। तो यहां पर क्या होगा, वित्तीय साक्षरता होनी चाहिए। वित्तीय साक्षरता क्या कि आपने जो डब्बे में पैसे रख रखे हैं, इसको डब्बे में न रखकर आप एक बैंकिंग सिस्टम में या अपना अकाउंट बनवाकर उस अकाउंट में इसको रखवा दीजिए, जिससे कि आपको बैंक क्या देगा, इस पर आपको ब्याज भी देंगे, पड़ा हुआ पैसा आपका ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार की जागरूकता समाज में प्रसारित करने से संदर्भित आरबीआई वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन करता है। सेम उसी प्रकार से अगर किसी गांव में बैंक नहीं है, बैंक की पहुंच नहीं है, तो बैंकिंग की पहुंच को सुनिश्चित करवाने के लिए ग्रामीण अंचल तक, यानी कि निचले तबके के लोगों तक अकाउंट, अपना खुद का अकाउंट हो, और खुद का अकाउंट होने के साथ उसमें वह पैसे को निवेश करता हो। इस प्रकार की व्यवस्था को ग्रामीण अंचल या निचले तबके के लोगों तक पहुंचाना, इसी को कहा जाता है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो वित्तीय समावेशन यानी कि ग्रामीण अंचलों तक भी इसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। यह वित्तीय समावेशन की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? आरबीआई की। लोगों में बचत की प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाई जाए? वही वित्तीय साक्षरता करके, कि आप जो पैसा बचत करते हैं, पैसा बचाइए और बचाकर आप इतना इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझिए। एक स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है, तो हो सकता है इससे टच ना हो पाए फिर बाद में हम। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? आप लोग भी कभी कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहें तो ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन कर लेंगे। कैसे? मैंने लिखा पूंजी निर्माण। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो लोगों में क्या करना है, लोगों में पहली प्रक्रिया क्या होगी कि लोगों में बचत प्रवृत्ति विकसित करना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बचत होना चाहिए। बचत होने के बाद बचत का क्या होना चाहिए? संग्रह होना चाहिए। बचत का संग्रह, और संग्रहण होने के बाद बचत प्रवृत्ति हो गई। और एक और चीज होती है बचत का निर्माण भी करना या बचत का सृजन। देखिएगा, इसकी संग्रहण की जगह हम लिखते हैं बचत प्रवृत्ति होनी चाहिए और बचत का सृजन होना चाहिए। और जब बचत सृजित हो गई है तो बचत का संग्रहण कर लीजिए, और संग्रहण हो गया तो इसके बाद आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। और जब पैसा को निवेश कर दिया जाता है तो लाभ के रूप में आपको क्या होता है? पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी निर्माण की 4 विधियां हैं, 4 प्रक्रिया है, या 4 चरण से होकर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया होकर गुजरती है। पहला क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले बचत की प्रवृत्ति को बनाना, बचत सृजन करना, उसका संग्रहण करना, उसके बाद उसे उचित स्थान पर इन्वेस्ट करना, जिससे कि पूंजी का निर्माण हो जाएगा। तो पूंजी निर्माण की प्रवृत्ति कब होगी? तो आरबीआई उसके लिए क्या करता है? बचत प्रवृत्ति को, लोगों में बचत की प्रवृत्ति बढ़े तो उसे प्रमोट करने का कार्य करता है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? ये था यहाँ पर विकासात्मक कार्य में, और मैंने केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य भी बता दिए। लगभग 1 आवर की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग और उसमें चर्चा करेंगे कि बैंकों का किस प्रकार का वर्गीकरण पाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, उसमें हम बात करेंगे भारतीय संदर्भ में ही। विदेशी बैंक क्या होती है, सरकारी बैंक क्या होती है, सहकारी बैंक क्या होती है, जिसे कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन कल की क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए साथियों, आज का सेशन कैसा लगा? वॉइस का कोई इशू रहा है, स्क्रीन का कोई इशू रहा है तो बताइएगा। कमेंट करके अपने प्रश्न भी आप रख सकते हैं। और यदि चैनल पर जो भी नए हैं, तो अगर मन करता है, ठीक है, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इस प्रकार से इस परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।